नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, जो हाल-फिलहाल में घटनाएँ घट रही हैं, उनकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी नए दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कुछ हद तक ऐसा लगता है कि ऐसा होने ही वाला था कि जो जेजेपी है और दुष्यंत चौटाला है, वो चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएँगे। लेकिन जो खट्टर हैं, उन्हें भी अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और नायब सिंह सैनी जो वहाँ के एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नए मुख्यमंत्री बने हैं। इस घटनाक्रम को हम कैसे देखें? देखिए, अगर मनोहर लाल खट्टर के नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव से जो नतीजा आया था, उस नतीजे के आलोक में ही उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाता। क्योंकि पिछली बार जब पहली बार हरियाणा में भाजपा जीती, उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से मनोहर लाल खट्टर ने एक सक्षम और प्रभावी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि कभी प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। वो हमेशा प्रशासनिक दृष्टि से अक्षम मुख्यमंत्री के तौर पर ही माने गए। उनके बारे में एक बात जरूर कही जाती थी कि वो बेईमान नहीं है, वो पैसे नहीं कमाते, कमीशन नहीं खाते, किकबैक नहीं लेते और ईमानदार आदमी है। और ये बात नरेंद्र मोदी को उनकी पसंद थी और नरेंद्र मोदी खुद भी उन लोगों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं जो किसी जमाने में जब वो प्रचारक थे तो उनके साथ रहे थे। और आप देखेंगे कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, केवल राजनीति ही नहीं, ऐसे कई लोगों को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया है या उनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, जो किसी जमाने में जब नरेंद्र मोदी की कोई खास हैसियत नहीं थी तो नरेंद्र मोदी का जिन्होंने साथ दिया, उनकी मदद की। तो अभी कल के ही दिन गुड़गांव में नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की भूरी भूरी प्रशंसा की और उस जमाने को याद किया जब वो साथ साथ दरियां बिछाते थे, साथ साथ जमीन पे सोते थे और उनकी बाइक के ऊपर साथ साथ घूमते थे हरियाणा में और पार्टी का संगठन का और संघ का काम करते थे। लेकिन एक दिन बाद ही मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में के काम करने का कुछ एक खास किस्म का तरीका है और उन्होंने कुछ ऐसा तरीका बनाया है जिससे अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को मनोहर लाल खट्टर पसंद थे, इसलिए वो हरियाणा में पूर्ण बहुमत उनके नेतृत्व में प्राप्त नहीं हो पाया। इसके बावजूद उन्होंने फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन अभी काफी अरसे से भाजपा के आला कमान के पास इस तरह की खबरें आ रही थी। उन्होंने कुछ सर्वे कराए थे, कुछ जो जानकारियां हासिल की थी, उससे उन्हें पता लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर इस सरकार का काम काफी खराब था। अभी पिछले दिनों दो बड़ी हत्याएं हुई, बहुत बड़ी हत्या के बहुत बड़े कांड हुए। एक तो नफीस सिंह राठी की हत्या हुई, अभी फिर एक हत्या हुई। तो दो बड़ी हत्याएं हुई जिसकी वजह से और इस सरकार का कामकाज सवालों के घेरे में आ गया था। और मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बने रहने पर मंत्रिमंडल के अंदर भी विरोध था। खासतौर से अनिल विज लगातार उनका जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से विरोध करते रहे। उन्होंने कभी भी इनको मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर स्वीकार नहीं किया। हमेशा ही वो उनके खिलाफ ही खड़े रहे। तो इस तरह की परिस्थितियों में ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो मनोहर लाल खट्टर को बदलना चाहते थे। इसी के साथ में एक और चीज जुड़ गई, वो जुड़ गई कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो उसके साथ गठजोड़ में थी, भारतीय जनता पार्टी, उसका भी मसला था। दुष्यंत चौटाला अभी अमित शाह से मिले और उनको उन्होंने 2 लोकसभा की सीटें मांगी। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये खबर उड़वाई जा रही है कि उसे एक सीट पर भाजपा मान गई थी, लेकिन मैं इसको यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। अब दुष्यंत चौटाला के साथ समस्या ये थी कि अगर उन्हें एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी तो वो लोकसभा चुनाव में किसका प्रचार करेंगे? वो भाजपा का प्रचार करेंगे या अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे? दूसरे, दुष्यंत चौटाला के सामने उलझन ये थी कि भाजपा सरकार और भाजपा की पूरी राजनीति हरियाणा में जाट विरोधी राजनीति थी और भाजपा भी जानती थी कि वो जाट विरोधी राजनीति के दम पर, जाट बनाम गैर जाट करने के दम पर हरियाणा की राजनीति में टिके हुए। इसीलिए दुष्यंत चौटाला के जरिए जाटों में तो लोकप्रिय हो नहीं रहे थे।
और दुष्यंत चौटाला की भी कोई छवि, दुष्यंत चौटाला के जरिए उन्हें कोई जाट वोट मिलने की कोई संभावना नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये लगभग तय था कि लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला और उनके बीच में अलगाव होना ही था। तो नुकसान ना हो, मनोहर लाल खट्टर से भी छुटकारा प्राप्त हो गया, दुष्यंत चौटाला से भी छुटकारा प्राप्त हो गया। नई सरकार बन गई, सुना जा रहा है कि उसके अंदर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और इससे और भी ज्यादा वो सामाजिक संतुलन को साधने की वो लोग कोशिश करेंगे। और जो जिन निर्दलियों को अपने साथ जोड़ा है उनको भी मंत्री पद प्राप्त होंगे। और दुष्यंत चौटाला के जो विधायक हैं वो भी भाजपा के साथ खड़े हुए, तो भाजपा की सरकार को उस लिहाज से कोई संकट नहीं। वैसे भी अब सरकार की उम्र कोई बहुत ज्यादा रह नहीं गई है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। तो इस छोटी सी अवधि के लिए नेतृत्व बदला गया है। और जब भाजपा हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट करती है तो उसके केंद्र में जो पंजाबी हिंदू समाज होता है और ओबीसी समाज होता है। अब उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया है वो ओबीसी समाज से आया हुआ नेता है। नसीब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है तो वो ओबीसी समाज के नेता है। तो उससे भाजपा का ओबीसी वाला पक्ष जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन जैसे आमतौर पे माना जाता है जब भी नरेंद्र मोदी के निर्णय लेते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक है, अभी मीडिया में यही चल रहा है कि उन्होंने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन क्या इसे सच में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, क्योंकि पूरा संदेश तो यही जा रहा है कि वो जाटों के खिलाफ है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक क्या है इसके अंदर? ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उलझनों से बचने की कोशिश कर रही है। अब मीडिया जो है वो भाजपा का अनधिकृत प्रचारक है। जो लोग हर चीज को मोदी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाते हैं, मीडिया जो है वो भाजपा का अनधिकृत प्रचारक है। तो इसलिए हर जगह उसे मोदी की तारीफ करनी है, जो भाजपा की कमियां भी है उनको खूबियां बढ़ा चढ़ा के बताना है। अब आप सोचिए, भाजपा 10 साल हो जाएगा हरियाणा में सरकार चलाई हुई। हरियाणा का जो एक प्रमुख मतदाता मंडल है जाट मतदाता मंडल, जो हरियाणा का एक बहुत ही शक्तिशाली मतदाता मंडल है, इसका पूरी तरीके से राजनीतिकरण हुआ है। लंबे अरसे तक उनका मुख्यमंत्री होता था, हरियाणा की राजनीति पे दबदबा होता था। भाजपा आज तक उस जाटों हरियाणा के जाटों के बीच में कोई जगह नहीं बना पाई। यहां तक कि पिछले 4 साल से जाटों की एक पार्टी के साथ गठजोड़ में रही। इसके बावजूद भी कहीं जाट समाज में उसकी कोई पैठ नहीं हुई किसी भी तरह की। उसमें 2 नेता नहीं ऐसे खड़े कर पाए जो जाट समाज में उसकी कोई पहुंच बता सके। ये तो हरियाणा, ये तो भाजपा की बहुत बड़ी कमी है ना। इससे एक और बात बदलती है कि जो हाईली पॉलिटिसाइज, जो काफी राजनीतिकृत समुदाय हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के यादव हैं, बिहार के यादव हैं, मुसलमानों को तो छोड़ ही दीजिए आप, है? या जाटव समाज है उत्तर प्रदेश का, जो सत्ता के नजदीक रहे हैं और जिनकी जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को पेश करते रहे हैं प्रदेशों के मंच पर, भाजपा को मुश्किल होती है उनके बीच में अपना स्थान बनाने की। यादवों में भाजपा की पैठ नहीं बन पाती है, बिहार में भी नहीं बन पाती है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं बन पाती है, जाटवों में नहीं बन पाती है उसकी पैठ। इसी तरह हरियाणा के जाटों में पैठ नहीं बन पाती है, पंजाब के जाटों में, सिख जाटों में पैठ नहीं बन पाती है, राजस्थान के जाटों में पैठ बनाने की काफी कोशिश की भाजपा ने। बीच बीच में कुछ जाट कुछ वोट दे भी देते हैं, उन्हें आरक्षण भी दिया, लेकिन इस बार भी राजस्थान के जाटों ने कांग्रेस को ज्यादा पसंद किया है भाजपा के मुकाबले। लेकिन अभी जाटों की राजनीति को हम एक ऐसे किसी नेता के नेतृत्व के अंतर्गत राजनीति के रूप में नहीं देख सकते। हरियाणा में तो कई नेता हैं, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता बिल्कुल भिन्न हैं, फिर जो राजस्थान के नेता वो बिल्कुल भिन्न हैं, और शायद यही 3 प्रदेश हैं जहाँ पर जाटों का प्रभुत्व है। तो हमें अलग-अलग राज्यों पर ध्यान देना चाहिए जाटों की राजनीति को समझने के लिए। ये मैं तो कहता ही रहा हूँ, आपकी बात सही है, मैं तो कहता ही रहा हूँ कि भारत में राजनीति में जातियों का प्रभुत्व नहीं है। भारत की राजनीति समुदायों के हिसाब से चलती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय अलग तरह का है, राजस्थान का जाट समुदाय अलग तरह का है, हरियाणा का जाट समुदाय अलग तरह का है। हरियाणा के जाट टोलियां बना के आते हैं चुनाव के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी प्रचार करने में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। हालांकि दोनों के बीच में खासे रिश्ते हैं, शादियों के, रोटी बेटी के रिश्ते हैं दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मानते। तो ये अलग अलग किस्म के राजनीतिक समुदाय हैं और उनकी मतदान प्राथमिकताएं, अपनी उनकी पसंद नापसंद की पार्टी, ये भी अलग तरह की पार्टी है।
ये मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में भाजपा के पास कई नेता हैं, संजीव बालियान है, भाजपा उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी जाट हैं, भूपेंद्र सिंह वो भी खुद भी जाट हैं। इस तरह के जाट नेता हरियाणा में भाजपा नहीं पैदा कर पाई, ये मैं कह रहा हूँ, बावजूद इसके पिछले 10 साल से उसकी वहां सरकार है। क्या इससे हम आरएसएस और भाजपा की जो हिंदू एकता की पूरी थीसिस है, जिसको कि आपने भी अपनी किताब में दिखाया, उस पे एक बहुत बड़े झोल के रूप में देख सकते हैं कि वो हर जगह हिंदुओं के बीच में ही एक अलगाव पैदा करते हैं, एक को दुश्मन जैसा ट्रीट करते हैं, दूसरे को ज्यादा महत्वपूर्ण समूह मानते हैं। मैंने अपनी पुस्तक के एक हिस्से में इसकी विस्तार से चर्चा की है इस बात की, और मैं इसको समाज विज्ञान की भाषा में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की राजनीति कहता हूँ कि भाजपा जो जो लोग उनके साथ तुरंत नहीं जोड़ना चाहते उनको एक्सक्लूड करती है, उनका बहिर्वेशन करती है, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका अंतर्वेशन करती है, और इसमें वो काफी चतुराई से भाग लेती है। जैसे यादवों को बाहर निकाला हुआ, यादवों को मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं, जाटवों को मुसलमानों के साथ जोड़ देते हैं, 3 जात के खिलाफ सब जात का नारा देते हैं। 3 जात कौन है? यादव, जाटव और मुसलमान। इसी तरीके से बाकी जगहों पर भी, जैसे हरियाणा में भी जाटों को उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है, जाटों को बाहर निकाल रखा है। राजस्थान में वो जाटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, राजपूतों और जाटों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी जोड़ पाते हैं, कभी नहीं जोड़ पाते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता करती तो है, लेकिन वो हिंदू एकता अपने आप में कभी भी सारे हिंदू समुदाय की एकता नहीं हो पाती। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हिंदू समाज का एक खासा बड़ा प्रभावी हिस्सा उससे अलग रहने के बावजूद भी भाजपा कम से कम इतनी कोशिश तो करती ही है कि 50-60% हिंदुओं को एक जगह पर, राजनीति के स्थान पर जहां उसका प्रभाव है, वहां एक साथ जमा कर सके। एक चीज ये भी कही जा रही है कि जो कई सारे चुनाव सर्वेक्षण है, उन्होंने दिखाया कि 1 या 2 सीट का भाजपा को नुकसान हो रहा है और उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। क्या इसको ऐसे देखना ठीक होगा या कुछ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी उसका वो सामना करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं मुख्यमंत्री उन्होंने बदला है। मेरा मानना यह है कि भाजपा को लग रहा था कि खट्टर के खिलाफ न केवल पार्टी से बाहर असंतोष है, जनता में असंतोष है कि ये मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था की देखिए, कानून और व्यवस्था बहुत ही नाजुक मसला है। ये एक ऐसा मसला है कि जो सरकार इस मोर्चे पर नाकाम होती है उसको चुनाव में जरूर खामियाजा उठाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो उत्तर प्रदेश की आप आदित्यनाथ सरकार को देखिए, उन्होंने अपनी गलत या सही एक छवि बना रखी है कि वो कानून व्यवस्था के मामले में काफी कड़े हैं, जिसका उन्हें चुनाव में लाभ होता है, चुनाव में लाभ मिलता है उनको। तो ये है एक ऐसी स्थिति। हरियाणा में इस मामले में सरकार का ग्राफ काफी नीचे जा रहा था, और ये पहले दिन से है। आपको ध्यान होगा कि जो एक गुरु थे रामपाल, उन्होंने जो किया था, तो उसमें भी खट्टर सरकार नाकाम रही थी। फिर खट्टर सरकार के हिस्से में बहुत सारी ऐसी नाकामियां दर्ज हैं सिलसिलेवार। वो मोदी जी से अपने संबंधों के खातिर मुख्यमंत्री पद पर जमे रहे, ये बात सही है, लेकिन उसकी एक सीमा थी, वो सीमा शायद समाप्त हो गई थी। अब लोकसभा चुनाव भी सिर पे है, तुरंत बाद विधानसभा चुनाव भी सिर पे है। अगर अभी नहीं संभलते तो विधानसभा चुनाव में संभलने में उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती। तो खट्टर साहब का राजनीतिक जीवन तकरीबन खत्म हो गया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, उनको सुनते हैं, सुनाई जाता है, उनको लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाएगा, उसके बाद केंद्र में मंत्री बना देंगे। अगर मोदी जी उनके ऊपर मेहरबान बने रहे, जो कि मेहरबान बने रहेंगे, अभी उन्होंने गुड़गांव में जिस तरह से उनकी तारीफ की है, उससे लगता ही है कि उनको एक कैबिनेट रैंक के मंत्री बने रहेंगे। अभी जो कल सीए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो उसमें 3 राज्यों का तो भी मैंने देखा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो अपने यहाँ सीए को लागू करेंगे। आज मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी बहुत ही साफ तौर पे इसका विरोध करते हुए बयान दे रही थी कि अगर हिंदू लोग भी इसमें एक एप्लीकेशन डालते हैं, तो सरकार के पास ये एक हथियार बन जाएगा ये कहने के लिए कि आप अवैध प्रवासी व्यक्ति हैं और फिर वो आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो ये जो ममता बनर्जी का, क्योंकि कल आपने पश्चिम बंगाल पे काफी जोर दिया था, ममता बनर्जी की राजनीति को हम कैसे समझें? देखिए, ममता बनर्जी को जो चीजें एक साथ साधनी पड़ती हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है मुसलमान। पश्चिम बंगाल में 35% मुसलमान वोट है, 35% मुसलमान आबादी है, माफ कीजिए, 35% मुसलमान आबादी है। ये एक बहुत बड़ी आबादी है,
यानी उत्तर प्रदेश से भी 15% मुसलमान वहां पर ज्यादा है, हम्म, बिहार से भी मुसलमान वहां पर ज्यादा है। तो ये लोग पहले सब सीपीएम का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करते थे। हम्म, ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर इनका समर्थन जीता उन्होंने, तो उसमें भी मार्क्सवादियों के प्रभाव के मार्क्सवादियों के प्रभाव में उसकी भी भूमिका थी। हम्म, अब है क्या कि सीए जो है ना, वो मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ है। वो मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने योग्य नहीं मानता। हम्म, जिस तरीके से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है इसके जरिए, मुस्लिम शरणार्थियों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है उसके अंदर से। तो ममता बनर्जी को तो उसके खिलाफ कोई ना कोई स्टैंड लेना ही होगा। अब जहां जहां इस सवालों को ध्यान में रखकर वो सरकारें कह रही हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि इसको लागू करने से रोकने में इन सरकारों की दावेदारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं साबित होगी, निर्णायक साबित नहीं होगी, जितनी इनके खिलाफ चल रहे आंदोलन से होगी। देखिए, त्रिपुरा में इसके खिलाफ आंदोलन जमकर होगा, आसाम में आंदोलन शुरू हो गया है, यहाँ तक कि उस आंदोलन का दमन भी शुरू हो गया है। हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, वो आंदोलनकारियों से कह रही है कि आपको पुलिस को बॉन्ड भर कर देना होगा। ये कानून उन्होंने बना दिया है आंदोलनों के खिलाफ है। तो कई जगहों पर इसके खिलाफ आंदोलन की जमीन पक रही है। अगर सीए के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया एक से अधिक प्रांतों में, तब फिर सरकार को बहुत मुश्किल होगी। अगर विधानसभाएं कब तक मना करेंगी? हम लोग तो जानते ही हैं कि अगर किसी एक कानून के ऊपर राज्य विधानसभा में और लोकसभा में राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद है, मतलब तो उसमें प्राथमिकता संविधानगत रूप से केंद्र के रवैये को मिलती है, तो उसमें बहुत देर तक विधानसभाएं उसका विरोध नहीं कर सकती। तो क्या आसाम में इससे भाजपा को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है? आसाम में हो सकता है राजनीतिक नुकसान भाजपा को। अब वो कितना होगा राजनीतिक नुकसान, उसकी प्रतिक्रिया में और हिंदू एकता हो जाएगी, क्या होगा वो एक अलग देखने वाली बात है। जो हिंदू बंगाली शरणार्थी हैं, उनको असम के जो हिंदू बंगाली हैं, उनके बीच में तो भाजपा को नुकसान, वो भाजपा के अभी तक समर्थक रहे हैं, लेकिन सीए की वजह से वो भाजपा से अलग हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल, मैंने आज एक लेख पढ़ा, लेख पूरा तो नहीं पढ़ा, ऊपरी तौर पर उसके शीर्षक को देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। शेखर गुप्ता का लेख था दैनिक भास्कर में कि नरेंद्र मोदी 2029 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक पूरा इकोसिस्टम जैसा है जिसने ये तय कर दिया है कि मोदी तो 24 का चुनाव जीत ही गए हैं। तो इस तरीके की सोच को कैसे समझ सकते हैं? क्या ये एक तरीके से पहले लेख अंग्रेजी में छपते हैं, फिर वो हिंदी में अनुवाद होकर छपता है, तो अंग्रेजी में वो लेख मेरी निगाह से गुजर चुका है। वो ये लोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अनधिकृत प्रचारक हैं। सब घुमा फिराकर, कुछ लोग चालाकी से प्रचार करते हैं, थोड़ी बहुत आलोचना भी कर देते हैं, बाकी कुछ लोग बिल्कुल नंगे होकर प्रचार करते हैं, किसी भी किस्म का कोई आवरण नहीं रखते। ये है सब लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक ही। अब कल ही देखिए, कल एक भाजपा की तरफ से मीडिया को खबर दी गई कि मोदी जी एक खास वक्त पर एक जनसभा करेंगे, तो उसके बाद एक बड़े चैनल ने 1 घंटे का कार्यक्रम ही चला दिया कि जनसभा में मोदी जी क्या क्या भाषण देंगे, क्या क्या योजनाएं पेश करेंगे। बाद में पता लगा कि मोदी जी भाषण नहीं देंगे, लेकिन 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया, यानी 1 घंटे तक मोदी जी का प्रचार वो करते रहे उसमें। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अनधिकृत प्रचारक हैं। और कल मैं भी देख रहा था, नोटबंदी से लेकर हर मामले की काफी तारीफ की गई कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही चौंकाते हैं और काफी अच्छा निर्णय लेते हैं। हाँ, वो तो सब मोदी जी जो करते हैं सब मास्टर स्ट्रोक होता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये चुनाव में लड़खड़ाएंगे नहीं। जिस दिन चुनाव में लड़खड़ाएंगे उस दिन मीडिया पलक झपकते अपनी इन सब बातों को भूल जाएगा, तो हम लोगों को ना याद दिलाना पड़ेगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपका धन्यवाद।